नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 3 के अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसके अलग अलग पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। इसके बैकड्रॉप जिस तरीके से WTO और यूरोपीय राउंड को लेकर के हमने बात की है, चलिए हम इसके पार्ट 3 में हम इसका कंटिन्यूशन करते हैं। तो यानी कि अगर इसको देखा जाए तो हम बात कर रहे थे कि अगर ये इस तरीके से इनका असीमित भंडारण का अधिकार दे दिया जाए और इस तरीके परिवहन कहीं भी किया जा सकता है, तो इन तीनों अध्यादेशों को कृषि उपज को खुले बाजार के हवाले हम कर रहे हैं। इससे बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दायरा नहीं है, ओपन मार्केट्स की तरफ चले गए हैं और इसका रिकॉर्ड बहुत बेकार रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और यानी जो है आज़ादी के बाद भी कृषि को मिली सरकारी संरक्षण का एक तरीके से खात्मा है, जिसको कि कैटेगोरिकली डिनाई किया जा रहा है। लेकिन ये अभी नहीं होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में और बहुत नियर फ्यूचर में इसकी प्रबल संभावना है। अब मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता था, लेकिन इसको समझने के लिहाज से आप देखें जिस तरीके से इतने सारे टेलीकॉम प्लेयर्स थे, लेकिन जियो के आने के बाद जो एक तरीके मोनोपोलिस्ट हो गई हैं। एयरटेल तक के हालत ख़राब है, आइडिया वोडाफोन के तो पहले ही बुरे हाल हैं। जिस तरीके से AGR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और जियो का क्या हाल हुआ है। तो जो इससे सरकारी मंडी होगी, जो MSP की जो कन्वेंशनल जो पॉलिसी रही है, इसके मद्देनज़र ये धीरे धीरे बैक बर्नर पे चले जाएंगे और एक वक्त में ये खुद ब खुद फेज आउट कर जाएंगे। और तब तक किसानी का जो नुकसान होना होगा वो पूरी तरीके से कॉरपोरेट का अधिकार हो जाएगा और किसानों को जो होंगे वो अपने ही खेत में मजदूर बनने की दिशा में एक तरीके से बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। उसके बाद उस सिचुएशन से रिट्राइव करने के लिए वापस आज की पोजीशन में आना, इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। तो जो एक तरीके से सरकार की तरफ से हम पूरी इज्जत के साथ उनकी राय का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ओवर सिंप्लीफिकेशन किया है और जो क्रूशियल खतरों को, जो जिस तरीके से आप इसका एक और उदाहरण पर ले सकते हैं, उसको अगर मैं देना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि जब उदारीकरण की बात की थी, वाटरशेड मूवमेंट बताया जा रहा था और एक चैनल पर मैंने देखा राजेश्वर देसाई कहते क्या ये वाटरशेड मूवमेंट है। लेकिन ये वाटरशेड मूवमेंट की तो बात एक तरफ है, लेकिन अगर आप रिफॉर्म्स को देखें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद हमें क्या कहा गया था, आज उसको 30 साल हो गए। क्या हमारे पास बेरोजगारी खत्म हो गई है या एक सब्सटेंशियल लेवल पे है? क्या महंगाई या चीज़ें, आप जिस तरीके से देखें, हमने उल्टा उसको क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ डाल के उसे और भयावह स्थिति में ला दिया। चीज़ें सहूलियत हुई, इससे कोई इनकार नहीं, लिबरलाइजेशन के अपने बहुत फ़ायदे हैं और हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदे मिले हैं, हमारे मुल्क में बहुत तरक्की भी हुई है उससे। लेकिन जिस तरीके से आप अब देख रहे हैं चीज़ों को, तो जिस तरीके से 9 लोगों के पास अगर जिस तरीके से कंट्री की आधी से ज़्यादा संपत्ति हो, जिस तरीके से 64% जो प्रॉपर्टी है वो एक सेलेक्ट ग्रुप के पास चली जाए, हम जो बाकी 137 करोड़ हैं वो सिर्फ 36% के लिए अगर जद्दोजहद में लगे रहें, तो क्या ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इसके रिलायबल नहीं, उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए? अलग बहस को निर्माण दे देगा, लेकिन हम इसी मुद्दे पर रहते हैं और हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक तरीके से सरकारी संरक्षण की खात्मे की दिशा में ये बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है। तो अब इसमें एक जो चीज़ है कि कृषि उपज के जो दाम है नियंत्रित करना एक तरीके से दो धारी तलवार की तरह आप देख सकते हैं। इसको हमने अगली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, चलिए हम इसको देखते हैं। जो हम इसकी ये महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसमें जो मुद्दे हैं हम उन पे बात कर रहे हैं। तो इसमें जो उपज के दाम जो हैं, एक तरीके से दो धारी तलवार की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उपज के जो दाम हैं अगर कम होते हैं तो किसान पर संकट आता है, और जो बहुत जेन्युइन बात है। लेकिन अगर किसी तरीके से किसान को उपज का पूरा दाम दे दिया जाए तो महंगाई जो है वो अनियंत्रित हो जाती है। तो सरकार को बहुत बैलेंस तरीके, लेकिन इस तरह की जो जैसे RBI के सामने भी इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की है, तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं और अर्थशास्त्र में ये बहुत कॉमन है। तो इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए ही सरकारें हैं। हम वेलफेयर स्टेट के अंदर है, संविधान है हमारे यहाँ। तो इनका हमें एक तरीके से, ताकि किसान को भी नुकसान हो, तो जो बीच की मिडल मैन है उसका जो सॉल्यूशन है उसको आप सुचारू कीजिए, उसमें आप एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, उस पर एक्सप्लॉटेशन को खत्म कीजिए। तो इन सब बातों से हो सकता है। तो इससे जो प्राइस इन्फ्लेशन है, मतलब किसान, जैसे शरद जोशी जी की एक बहुत पॉपुलर, इसको 40 साल पहले कही गई थी, उन्होंने कहा मरते हम भी हैं मरते आप भी हैं। तो किसान जो मरता है सस्ता बेच के मरता है, और जो कंज्यूमर होता है वो महंगा खरीद के मरता है। तो ये उन्होंने भी कहा था कि तो 40 साल के बाद सरकार उसको भी यूज़ कर रही है एक तरीके से। कहा कि 40 साल के बाद जो वो चाहते थे कि कृषि उत्पाद कहीं भी बेचा जा सके, लेकिन उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में कहा था और जो खेती किसानी की प्रॉब्लम्स आज कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ बढ़ चुकी हैं, उसके मद्देनज़र क्या ये इतनी हेस्ट में लाया गया, इतनी हेस्ट में, इतनी जल्दबाजी में से पास कराया गया, किस बात की इतनी जल्दबाजी है, इसको हमें समझना चाहिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आमतौर पर अध्यादेश जो है, अधिकांश मुल्क जो हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो अधिकांश मुल्क हैं वो सरकार और किसान के हितों को संरक्षण करने
करने के लिए कृषि उपज के बाजार भाव को नियंत्रित करने तथा जमाखोरी को मुनाफाखोरी को रोकने के लिए विशिष्ट प्रावधान रखती हैं। ये पूरी दुनिया में होता है। जैसे मैंने कहा $200 बिलियन से $600 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। अगर आप OECD की एक रिपोर्ट पढ़ें जो उन्होंने दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन के साथ की है, उसमें कहा गया है किसानी को जो अहित हुआ है एक तरीके से लास्ट जिसको कहते हैं 45 सालों के, ये लास्ट अगर 30 से 40 साल अब देखे जाएं तो उसमें 45 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। तो ऐसा देवेंद्र शर्मा जी का कहना है। चलिए इसमें आगे चलते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में साहब मैंने भी देखा है, तो इसको हम इसको आगे बढ़ा दें। तो जो एक तरीके से किसानों के हित को संरक्षण करने के लिए जो नियंत्रित है मुनाफोरी को, तो विशिष्ट प्रतिबंध हर एक इकोनॉमी के अंदर होता है, हर एक मुल्क करता है। यूरोप अपनी इकोनॉमी को सब्सिडाइज करता है। अमेरिकन तो फार्म बिल जब लेके आए थे ओबामा के दौरान तो वो बहुत चर्चित हो गए थे एक तरीके से, जिस तरीके से उनके फूड स्टैम्प्स हैं, जिस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी को आप जाके अंदर से देखेंगे तो जो किसान है उसकी स्थिति वहां पे भी बिना प्रोटेक्शन के बहुत ज्यादा सोचने वाली और विचार करने वाली हो जाएगी और बहुत दयनीय स्थिति में आ जाएगा। तो किसानों की जो हालत है वो लगातार बदतर होने के बावजूद और इतने विरोध के बावजूद कोई व्यापक आंदोलन नजर क्यों नहीं आता, ऐसा सरकार की तरफ से कहना है कि ये अपोजिशन पार्टीज द्वारा प्रायोजित है। पंजाब में कहना है कि कांग्रेस द्वारा लीड किया गया। ये अगेन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। किसानों को जेन्युइनली वो सड़क पर हैं। तो पहली बात तो ये है कि किसान जो है, अगर हम इस बात को थोड़ी सत्यता ले लें जिसमें इसमें भी सच्चाई है, तो हम उसको अगर हल करें तो पहली बात तो ये है कि जो किसान है अपने आप में कोई एक समूह या वर्ग नहीं है। वो बटे हुए हैं, जाति में है, जोत में है, वर्ग में है। उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है किसी के साथ, यानी वोट बैंक के तौर पे भी रहे हैं हमेशा। और जिस तरीके से दिग्गज नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी, उस क्लॉट के नेचर या उस कद के नेचर उस कद के जो राजनेता रहे हैं अब नहीं है किसानों के दरमियान में। तो जिस तरीके से एक और संकट है, तो परस्पर एक दूसरे के साथ संघर्ष करते नजर आते हैं। तो जैसे आप हरित प्रदेश की बात करें या वेस्टर्न यूपी की बात करें, इसमें अजीत सिंह अभी तक उनकी तरफ से कुछ सब्सटेंशियल कुछ कहा नहीं गया है। यूपी में भले ही अपोजिशन पार्टीज इसमें कर रही हैं, हरियाणा पंजाब में तो काफी ज्यादा, लेकिन अभी और महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, तमिलनाडु में देखा जाए, कर्नाटक में तो काफी लोग सड़कों पे आ गए थे। तो बेसिकली अब ये देशव्यापी बन गया है एक तरीके से। तो इससे जुड़ा दूसरा पहलू जो है, जो रीजन हम बात कर रहे हैं रीजन 1 2 3 की, तो जो दूसरा पहलू है वो ये है कि किसानों की हैसियत से भी इसको, तो हरित क्रांति का जो लाभ हुआ था उनको, जिस तरीके से हरित क्रांति के बाद एक तरीके की प्रॉस्पेरिटी आई थी, जिस तरीके से सरकार ने इनको गारंटी दी थी कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम हैं, आप बेहिचक होकर आप ओवर प्रोडक्शन पे जाइए, तो उससे सेल्फ सफिशिएंट की दिशा में हम बढ़े थे। तो अगर हम इनको देखें तो जिस तरीके से जो किसान को हरित क्रांति का जो लाभ उठाने वाले थे वो न सिर्फ अपनी आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक हैसियत भी बढ़ाई गई है। तो उसका एक और फॉल आउट है, उसका एक और फ्लिप साइड है। तो इसके राजनीतिक और आर्थिक हित हाशिए पे चले गए, इसलिए किसान कभी एक तरीके से यूनाइटेड पूरी कंट्री का नहीं बन पाया। तमिलनाडु में एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम अलग है, महाराष्ट्र में जो सुसाइड है वो आंध्र प्रदेश से सुसाइड से उनकी अलग रीजन है। तो एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं हो पाया। लेकिन अब सरकार कह रही है वन कंट्री वन एग्रीकल्चर, तो उसमें भी अलग अलग खामियां हैं। तो हमारा इतना जिसको कहते हैं इतनी ज्यादा विविधता वाला देश है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो या फिर ये कहें कि जो कम जोत वाले हैं, जो खेती करते हैं, जो किसान कृषि आधारित या अन्य दस्तकारी करते हैं, या फिर कृषि मजदूर हैं, तो परिणाम स्वरूप किसानों की जो समस्या है वो गंभीर और व्यापक होते हुए भी, जिस तरीके से सुसाइड का आंकड़ा वो भयावह, किसी को भी डरा सकता है, होते हुए भी राजनीतिक पटल पर कोई व्यापक किसान आंदोलन नजर नहीं आता, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है। इसके बाद जो अगली समस्या है वो नेतृत्व और समझ की भी है। तो आजाद भारत के इतिहास को अगर आप देखें तो किसान नेता के रूप में 5-7 नाम आप गिन सकते हैं, जैसा हमने इस पर पहले बात की है, तो उनकी अनदेखी की गई है। तो आम उपभोक्ता के सरोकार का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इस रूप में अगर हम कृषि की बात करें तो एक अन्य वर्ग या क्षेत्र की बात में ना रहकर ये एक तरीके का व्यापक जो एक तरीके का रूप स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में पेश हुए इन जो तीनों जो बिल्स हुए हैं, जो पास करा लिया गए हैं, ये अकेली घटना नहीं है। एक तरीके इसका जो एजेंडा है, जो हम WTO और यूरोपीय की बात जो मैंने पर्पजली आखिरी के लिए छोड़ी थी, तो एक तरीके से ये बड़े एजेंडा के तहत सरकारों को समाजवाद और लोक कल्याण यानी वेलफेयर स्टेट का जो स्वरूप है उसको सीमित करना है, बाजार की रीच देनी है, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, मोनोपोलीज को तैयार करना है। और एजेंडा जिस तरह से मैंने आपका
मोंगा की बात की थी हमने, सिग्नूर जिले की बात की थी, 18 और जिस तरह की बात की थी। तो जिस तरीके से देखा जाए तो एजेंडा जो है ये खुलकर सामने आ गया था। यूरुग्वे राउंड में जो बातचीत में ये एजेंडा खुल के आया था कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने मार्केट्स को खोलें और उनको सब्सिडीज कम की जाए। डब्ल्यूटीओ हमेशा इस पे टीका टिप्पणी करता रहता है कि आप नहीं देंगे, और इनपुट कॉस्ट जो है हमारे यहाँ वो ज़्यादा हो जाती है। और इस तरीके से जिस तरीके से हम वेस्टर्न कंट्रीज में दिए तो उसका कोई हिसाब नहीं है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि नतीजन जो है 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई। उसके बाद चीजें और कॉम्प्लेक्स हो गई आसान होने की बजाय। उसमें एग्रीकल्चर जो है हमेशा एक कंटीजियस इशू बना रहा, हमेशा एक मुश्किलों वाला इशू रहा जिसपे कभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो जो कृषि उपज के साथ साथ तमाम क्षेत्रों में सरकारी संरक्षणवाद को खत्म करने की दिशा में और बाजार का बेलगाम एक तरीके से एक खुली पूंजी को, और एक तरीके से इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की जो आवारा पूंजी भी कहा जाता है उसको एक तरीके से क्रिटिक्स की तरफ से, तो खुली पूंजी को वकालत की गई है। तो हाल ही के जो ये लॉज है ये इसी श्रृंखला के हिस्से के तौर पे देखा जाना चाहिए। तत्कालीन संकट का जो फौरी है पुरजोर प्रक्रिया जरूरी होनी चाहिए, सीमित रहने पर इस पर कमजोर करती है। तो इसको देखा जाए तो इस पर बहुत संवेदनशील पुनर्विचार की जरूरत है। किसान हमारे हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और जो किसान निधि है क्या इसी के यही सॉल्यूशन होगा? किसान अपनी ही खेती में, आप उनसे जाके देखेंगे किस तरीके से उनकी गुजर बसर हो रही है। 27% को ही लाभ हो रहा है, बाकी सब तो है ही नहीं पिक्चर में। तो उनकी जो हालत है, किसानी वाकई में संकट में है। और इस सब के बावजूद अगर आप 5 चीजें इंश्योर कर लेते हैं उनका, जैसे 12 लाख करोड़ का उनका कर्जा है, अगर आप इसे वन टाइम माफ करते हैं, कॉर्पोरेट का आप देखें 6 लाख करोड़ यूपी के टाइम से हर साल माफ हो रहा है ऑन एन एवरेज। 31 लाख करोड़ माफ हुआ था, अभी 45,000 करोड़ 6-8 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने माफ किया है कॉर्पोरेट की। सिर्फ उन्होंने बुक्स ठीक करने में लगा दिया, पैसा मार्केट में आया ही नहीं है। तो जिस तरीके से ये देखा जाए, इरिगेशन आप इंश्योर कर दीजिए तो किसान को जो है उनका जो यूरिया है, जो फर्टिलाइजर है, उसको जो रियल दाम है उस पर दे दीजिए। जो बीज हैं, जिस तरीके से हाइब्रिड सीड जेनेटिक, तो कृषि के बहुत सारे मुद्दे हैं, हम इन पे भी बात करेंगे, आगे सीरीज भी हम करेंगे। लेकिन अगर आपको कृषि के साथ जस्टिस करना है, इसमें देना है, तो इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। इस पे एक देशव्यापी कंसेंसस तैयार किया जाए और किसानी के हित को सर्वोपरि रखा जाए। मुनाफा हर चीज के लिए बेहतर है, ठीक है, लेकिन क्रूनी कैपिटलिज्म या एक तरीके से खोल देना इस तरीके से, और ये चीज को वल्नरेबल, आप साइकिल और एरोप्लेन की रेस तो नहीं लगा सकते ना। तो किसानों की हालत कुछ कुछ वैसी ही है। चलिए अब इसको आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।